हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी की दूसरी फेज की जो शिक्षक भर्ती आई है उसके लिए जूनियर लेवल पे टीजीटी और पीजीटी लेवल पे जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ज़िक्र मीर क्या है पूछा जा रहा है, तो ज़िक्र मीर ये खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मीर तकी मीर की खुद नविश्त है, जिसे उन्होंने 1772 ईस्वी में लिखा था। इसको उर्दू में तर्जुमा किया है निसार अहमद फारूकी ने। इसके अलावा नुकातुश-शोरा 1752 में इन्होंने लिखा था। फारसी ज़बान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा था, जिसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनके मुंतखब कलाम शामिल थे। नुकातुश-शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरा लिखा था माशूक़े चहल साले खुद। इसके अलावा फ़ैज़ मीर भी एक मुख्तसर फ़ारसी तसनीफ़ है मीर तकी मीर की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे फ़ैज़ अली की तालीम के लिए कुछ चीज़ें लिखी थी। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा जाता है। किसने कहा था? ख्वाजा अहमद फारूकी ने। इनके कलाम को बाज़ लोगों का मानना यह है कि मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह। ये ख्वाजा बासित कहते हैं। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये फिराक गोरखपुरी कहते हैं। जबकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक मीर वासूख्त के मौजिद हैं। जबकि कायम चाँदपुरी ने मीर को मीर खमीर कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गालिब किस सदी के मशहूर शायर हैं? तो मिर्ज़ा गालिब। इब्तदाई तखल्लुस इनका असद हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने गालिब खुद को मुमताज़ ज़ाहिर करने के लिए अख्तियार कर लिया अपना तखल्लुस गालिब। ये पैदा हुए 27 दिसंबर 1797 को और इनका इंतकाल हुआ 1869 को। फरवरी 1869। कितनी फरवरी? 5 फरवरी। ठीक है। और कुछ दिन तक ये आगरा में ही रहे, फिर दिल्ली सफ़र आए। दिल्ली कब आए? तो 1812 में ये दिल्ली आए थे और 1826 में इन्होंने कलकत्ता के लिए सफ़र शुरू किया। 1826 में और 1828 में ये कलकत्ता पहुँचे थे। पेंशन बहाली के लिए कलकत्ता ये गए थे। गालिब की अगर तसानीफ़ की बात करें तो बहुत सारी तसानीफ़ हैं, लेकिन जो पूछी जाती हैं 2 इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं बता देता हूँ। एक है ऊद हिंदी। ये गालिब की खतूत का पहला मजमूआ है, जिसमें 162 ख़त हैं, जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले। गालिब का इंतकाल कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 15 फरवरी 1869 को। तो उनके इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 को ऊद हिंदी इनका शाया हुआ था। दूसरा इनके खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला, जिसमें 472 खतूत हैं और ये गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद यानी मार्च 1869 में शाया हुआ था। ठीक है। इनके खतूत को मकातीब गालिब के नाम से 1937 में इम्तियाज़ अली अरशी ने शाया किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में यही आपसे पूछा गया है कि उर्दू मुअल्ला क्या है? तो उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमूआ है। ठीक है। उनकी यानी कि गालिब की वफ़ात के 19 दिन बाद मार्च 1869 में ये शाया हुआ था।
آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلے سوال میں خواجہ حیدر علی آتش کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ نسیم کے استاد تھے۔ کبوتر پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ خود کو، یہ جو آتش تھے، یہ شاعری کو مرصع سازی کا نام دیتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع سازی کا۔ تو یہ ان کا شعر ہے۔ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، انہی کا شعر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ آتش کے والد کا نام پوچھا ہے تو خواجہ علی بخش ان کے والد کا نام تھا۔ اب شاد عظیم آبادی کی جائے پیدائش پوچھی جا رہی ہے تو شاد عظیم آبادی بہار کے جتنے امتحانات ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، شاد عظیم آبادی سے بہار میں سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ ان کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا شاد عظیم آبادی کو۔ ان کا اصلی نام کیا تھا بتائیے؟ سید علی محمد تھا اور شاد ان کا تخلص تھا۔ شہر عظیم آباد جسے پٹنہ کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے 1846 میں، اور ان کا انتقال 1927 میں پٹنہ میں ہی ہوا تھا۔ ان کے مجموعہ کلام میں نغمہ الہام کافی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ میں خانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، شروع سے مستی، مادر وطن جو کہ مثنوی ہے، فروغ ہستی جو کہ نظموں کا مجموعہ ہے، کافی امپورٹنٹ ہے۔ ان کے دیوان کا نام اندھیر نگری ہے۔ ان کی 8 مثنویاں ہیں: نالہ شاد، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرۂ زندگی، فغانِ دلکش، نوید ہند جو بعد میں مادر ہند کے نام سے بھی شائع ہوئی، اور نالہ دلکش۔ سورۃ الخیال یہ ان کی ایک ناول ہے جو 1876 میں منشی حسن علی کے حسب ایماں لکھا گیا۔ یہ ناول 3 حصوں میں 3 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد کا نام ہے سورۃ الخیال، دوسری کا نام ہے کاہیۃ المقال اور تیسری کا ہے حلیۃ الکمال۔ چلو، ان کو یعنی کہ شاد عظیم آبادی کو اپنے دور کا میر کہا سید سلیمان ندوی نے۔ چلو، سورۃ الخیال کے مصنف شاد عظیم آبادی ہیں۔ ان میں سے کسے اردو کا پہلا جمہوریت پسند شاعر کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اور یہ جمہوریت پسند تھے کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کے تہواروں پہ بھی نظمیں لکھی اور مسلمانوں پر عید پر اور شب برات جیسے ٹاپک پہ نظمیں لکھی۔ عوامی شاعر ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی جو نظمیں ہیں ہولی، دیوالی اور مہادیو جی کا بیاہ، دارالمکافات وغیرہ ہے۔ مفلسی ان کی کافی مشہور ہے۔ بنجارہ نامہ، آدمی نامہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ ان کے اوپر حبیب تنویر نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام تھا آگرہ بازار۔ یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1740 میں، اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ وہ کون سا شاعر ہے جس نے ہندوستان کے موسموں اور تہواروں سے متعلق بڑی تعداد میں نظمیں کہیں؟ تو یہی ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ٹھیک ہے، برسات کی بہاریں بھی ان کی ایک نظم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 10۔ عوامی شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے بتا ہی دیا، نذیر اکبر آبادی کو کہتے ہیں۔ بانگ درا کے مصنف تو سب کو پتہ ہے، باغ درا یہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ کس کی نظموں کا مجموعہ ہے بھائی؟ علامہ اقبال کی۔ باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یہ 4 اردو کے علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے ترجمان الحقیقت، شاعر مشرق اور مرشد سیاسی۔ یہ سب ان کی تخلص، ان کے وہ ہیں القابات ہیں۔
انہوں نے ایک نظم لکھی تھی نالے فراق، جو کہ اپنے استاد پروفیسر ارنالڈ کی یاد میں لکھی تھی۔ بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، کتنی بتاؤں، بس 4 میں نے ان کے شعری مجموعے بتا دیے۔ باغ درا پہلا ہے 1924 میں، بال جبریل 1935 میں دوسرا ہے، ضرب کلم 1936 میں شائع ہوا تیسرا ہے، اور ارمغان حجاز 1938 میں چوتھا ہے۔ ارمغان حجاز میں اردو اور فارسی دونوں نظمیں ہیں۔ کس نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تھا؟ تو علامہ اقبال نے کیا تھا۔ ان کی پی ایچ ڈی کا ٹاپک کیا تھا؟ تو ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء، یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشین، یہ ان کا مقالہ تھا جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے دوران اقبال کا مضمون کیا تھا؟ تو فلسفہ سے وہ تعلیم لیے تھے، ٹھیک ہے، فلسفہ میں انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ عکس جمیل یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ دیکھو عکس جمیل جو ہے، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، جمیل مظہری کا شعری مجموعہ ہے۔ ضمیر مظہری جو ہیں وہ کس لیے جانے جاتے ہیں؟ تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ضمیر مظہری بطور مرثیہ نگار مشہور ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اہم مرثیے لکھے، ٹھیک ہے۔ جدید دور کے مشہور مرثیہ نگاروں میں جمیل مظہری کا نام آتا ہے۔ ان کا تعلق بہار سے ہی تھا، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو جمیل مظہری کافی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اصلی نام سید کاظم علی تھا، اور ان کی پیدائش 1905 میں حسن پورہ سارن میں ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ کہ موتیہاری میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال مظفر پور میں ہوا تھا۔ فکر جمیل، وجد جمیل، عرفان جمیل، نقش جمیل، یہ سب ان کے کارنامے ہیں۔ مضراب شہادت کے نام سے ان کا مرثیہ ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، 73 بند ہیں جس کے، اور 1951 میں یہ مرثیہ شائع ہوا تھا۔ اردو میں افسانہ نگاری کے موجد کون ہے؟ تو منشی پریم چند کو افسانہ نگاری کا موجد مانا جاتا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن مانا جاتا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعہ کا نام ہے، جو پہلا ہے سوز وطن ہے، جس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا کیونکہ اس میں حب الوطنی کے جذبات کافی زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دودھ کی قیمت، واردات، زاد راہ، پریم پچیسی جیسے افسانوی مجموعے لکھے۔ اور ناولوں کی بات کریں تو اسرار معابد، پردہ مجاز، اور گوشہ عافیت، نرملا، گودان، گبن، یہ سب ان کے ناول ہیں۔ کس نے علامتی افسانے لکھے؟ تو خالدہ اصغر نے۔ پریم چند اردو کے علاوہ کس زبان میں لکھتے تھے؟ تو اردو کے علاوہ ہندی میں بھی پریم چند لکھتے تھے، اور ہندی میں انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا رسالہ ہنس، بنارس سے۔ منٹو کے کس افسانے پہ فحاشی کے الزام میں مقدمہ نہیں چلا؟ کالی شلوار پہ چلا، دھواں پہ چلا، ٹنڈا گوشت پہ چلا، ہتک پہ نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہوا تھا آپ کا الہ آباد میں، لیکن پیدا کہاں پہ ہوئے تھے؟ دیکھو سہیل عظیم آبادی، ان کا تعلق بھی بہار سے ہے، تو اس لیے یہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ سہیل عظیم آبادی سے بھی ممکن ہے کہ آپ کے سوال پوچھے جائیں۔ یہ عام طور سے بطور افسانہ نگار کافی مشہور ہیں۔ ان کا افسانہ الاؤ کافی اہمیت کا حامل ہے، جس سے بہت زیادہ سوالات بنتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی 1911 میں
पटना में पैदा हुए थे और 1979 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। अलावा इनका पहला अफसानवी मजमूआ है जिसमें 16 अफसाने हैं। ठीक है। और इसके अलावा नए पुराने चिराग भी नए पुराने केवल नए पुराने 1943 में लिखा गया इनका दूसरा अफसानवी मजमूआ है। इसके अलावा चार चेहरे ये भी इनका कहानियों का मजमूआ है। बेजड़ के पौधे 1972 में इन्होंने एक नॉवेल्ट लिखी थी। ठीक है ना। तो अलाव काफी इनका मशहूर है, पूछा जाता है। बादशाह आजाद वक्त की जिंदगी का सबसे बड़ा गम। अब देखो ये जो सवाल है वो बागो बहार से लिया गया। बागो बहार का जो किस्सा है बादशाह आजाद वक्त का, वहां से लिया गया है। जो कि बादशाह होता है वो लावालद होता है, उसकी कोई औलाद नहीं होती है। वहीं से एक और सवाल है कि चौथा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? तो चीन के बादशाह का बेटा था चौथा दरवेश। दिल्ली में कौन सी वबा फैली थी? देखो ये सवाल जो है वो तौबतुन नसू से है। तौबतुन नसू नाविल है, किसका है? तौबतुन नसू नाविल डिप्टी नजीर अहमद का है, जिसमें वबा फैलती है, हैजा की बीमारी फैलती है। ठीक है। तो हैजा की बीमारी फैलती है। इसमें नसू मेन किरदार है। इसके अलावा फाहमीदा, सालिहा वगैरह भी किरदार हैं। फाहमीदा की लड़ाई किससे होती है? नईमा से होती है। ये सवाल भी उसी नावल का है। उर्दू की पहली खातून नावल निगार रशीदतुन निसा हैं। इनके नावल का नाम इस्लाहुन निसा है, जो कि 1881 में शाया हुआ था। काजी अब्दुल वदूद कहाँ पे पैदा हुए थे? पटना में। देखो काजी अब्दुल वदूद भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक भी आपके बिहार से ही है। काजी अब्दुल वदूद बिहार में पैदा हुए। एक इन्होंने रिसाला जारी किया था जिसका नाम था रिसाला मुआसिर। रिसाला मुआसिर किसने जारी किया था? काजी अब्दुल वदूद ने। और इनको जदीद तहकीक का बानी कहा जाता है। जदीद तहकीक का बानी किसे कहते हैं? तो काजी अब्दुल वदूद को कहते हैं। 1896 में काकू बिहार में ये पैदा हुए थे और 1984 को इनका इंतकाल हुआ था। पटना से रिसाला मुआसिर ये निकालते थे। इनके तबसरों के मजमूए अश्तर सोजन और अय्यारिस्तान काफी पूछा जाता है। इनकी तसानीफ गालिब बहैसियत मुहक्किक काफी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। काजी अब्दुल वदूद को दर्ज झेल में से कौन अवार्ड मिला? तो गालिब अवार्ड मिला। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसका जो पतला कर लेते हैं। अब सही है। उदे हिंदी का पहला एडिशन कब शाया हुआ? तो मैंने बताया था कि गालिब की वफात के 4 महीने पहले, तो 1869 में इनकी वफात हुई थी। तो इसके पहले ही हुआ होगा, तो 1869 में ही आपका जवाब सही माना जाएगा। गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। यह ख्याल पहली बार किसने पेश किया? खुद गालिब ने ही। गालिब से मुताल्लिक 100% बात कौन सी सही है? देखो गालिब ने कलकत्ता का सफर 1857 में नहीं 1828 में किया। गालिब का इंतकाल फरवरी 1869 में आगरा में हुआ। या फिर गालिब की वफात फरवरी में 1869 में दिल्ली में हुई। या फिर गालिब को 1796 में रामपुर में पैदा हुए। देखो यहाँ पे गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ, तो ये दिल्ली वाला सही है 1869 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। गुबार खातिर क्या है? खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना आज़ाद के। इन्होंने ये खतूत कहाँ से लिखे थे? किला अहमदनगर की जेल से।
किला अहमद नगर की जेल से ये खतूत इन्होंने किसके नाम लिखे थे? तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। इसमें कुल कितने खतूत हैं? तो 24 खतूत हैं। ये निजी खतूत थे, शाये करने की गरज से नहीं लिखे गए थे। मौलाना आज़ाद ने गुबार खातिर के आखिरी खत में किस फ़न लतीफ़ा से अपनी वाकफियत ज़ाहिर की? तो मौसीकी से। मौसीकी यानी कि म्यूज़िक में भी इनकी दिलचस्पी थी। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद में पैदा हुए। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? 1936 में। तर्ज पाशा देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। दो क्वेश्चन अहमद जमाल पाशा से पूछा, आप तीसरा क्वेश्चन भी तर्ज पाशा है, तो आप समझेंगे कि ये भी हो सकता है पाशा क्यों नहीं। ये अब्दुल मगनी की ये तसनीफ़ है, ये मजमून है अब्दुल मगनी का। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को ये पैदा हुए। सर सैयद के रिसाले का नाम है रिसाला तहज़ीबुल इक़रार, जो कि टीटलर के स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर और टीटलर के नाम से दो लंदन में अखबार निकलते थे, जिसके तर्ज पे इन्होंने ये अखबार निकाला था, रिसाला निकाला था तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद अहमद खान कहाँ मदफून है भाई? तो अलीगढ़ में ही ये दफन है। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ पे हुई? तो इनकी वफ़ात हुई कराची में। उर्दू लसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत कौन रखते हैं? इन चारों ऑप्शन में मसूद हुसैन खां की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। उनकी किताब काफ़ी अहमियत की हामिल है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है उर्दू ज़बान के पैदाइश के बारे में कि उर्दू दिल्ली और गिरदोनवा में पैदा हुई, काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगला सवाल है कि शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ इसमें से कौन सी है? तो उर्दू लसानियात ये शौकत सब्ज़वारी की है। उर्दू लसानियात का खाका वो एहतशाम हुसैन की हो जाएगी। उर्दू खड़ी बोली से निकली ये नज़रिया किसका है? उर्दू खड़ी बोली से निकली ये नज़रिया मसूद हुसैन खां का है। वैसे तो ज्ञान चंद जैन ऑप्शन में होता तो वो सही हो जाता। ज्ञान चंद जैन का भी नज़रिया है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली, और उर्दू ब्रज भाषा से निकली नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। खड़ी बोली का ताल्लुक किस इलाके से है? तो जो मगरबी यूपी से है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इबारत है, कहाँ से ली गई आप लोगों को बताना है कि इल्मुल लिसान से नावाकिफ़ अफराद के नज़दीक ये एक खिचड़ी ज़बान थी जो अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी के मेल से पैदा हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू से ये इबारत ली गई है। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई, ये कौन कह रहा है? तो ये भी मसूद हुसैन खां कह रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज किस अंग्रेज़ ने बुनियाद रखी थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने 10 जुलाई को रखी थी। 10 जुलाई को इसकी बुनियाद पड़ी थी, लेकिन ये लोग इसका जो यौम तासीस या फिर इसकी बुनियाद का दिन जो मनाते हैं, या फिर इसका क्या बोलते हैं जी, इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ था, इन्होंने 4 मई 1800 ईस्वी में कराया था, क्योंकि 4 मई 1799 में इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था, तो उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए इन्होंने उसी दिन बुनियाद डाली थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की 4 मई 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, अलीगढ़ तहरीक के रूहे रवां सर सैयद अहमद खान थे, आप सभी लोग जानते हैं। खुतबात अहमदिया का मौजू क्या? देखो, सर विलियम म्योर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसी के जवाब में सर सैयद ने ये किताब लिखी थी खुतबात अहमदिया, जो कि सीरत की एक किताब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 50, अफसानवी मजमुआ अंगारे का ताल्लुक किस तहरीक से है? तो अंगारे का ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से। यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में पड़ी थी। कुछ हिंदुस्तानी तलबा थे, मुल्क राजानंद, सज्जाद जहीर वगैरह ने जाके वहाँ पे नानकिंग रेस्टोरेंट में बैठ के उसका मैनिफेस्टो तैयार किया था और बुनियाद डाली थी तरक्की पसंद तहरीक की, और इसकी पहली सदारत हुई थी लखनऊ में। इसका पहला जलसा लखनऊ में हुआ था। कुल हिंद
कॉन्फ्रेंस इसकी लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। ठीक है, तो उससे पहले ही ये जो अंगारे है वो शाये हो गया था। कब शाये हुआ था अंगारे, बताइए? तो 1932 में अंगारे शाये हुआ था। अंगारे में अहमद अली के 2 अफसाने थे, सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, रशीद जहां के 2 अफसाने और महमूद ज़फ़र के 1 अफसाने, यानी कि टोटल 10 इसमें तहरीरें थी। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने 50 सवालात हल किए। ये बिहार के ही इम्तिहान में पूछे गए सवालात थे। उम्मीद करते हैं कि ये सवालात आपको इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलो ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे इंशाअल्लाह कल 5वें अपने प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।